ये लॉकेट, ये तो वही है जो 23 साल पहले। पर ये यहाँ कैसे? शायद ये इत्तेफाक है। ये सोचते हुए पृथ्वीराज हवेली के अंदर आ गए। उधर उस लड़की की देखभाल करते हुए अवंतिका को पता भी नहीं चला कि कब नींद की चादर ने उसे ढक दिया। कुछ देर बाद अवंतिका को ऐसा लगा कि उसके चेहरे पर एक गर्म हवा लग रही है। उसने आंखें खोली तो हड़बड़ा उठी। अरे! उसने देखा कि वो घायल लड़की बिल्कुल उसके चेहरे के सामने अपने चेहरे को ले आई थी। अवंतिका को थोड़ा अजीब सा लगा। अगले ही पल वो लड़की अवंतिका को छूने लगी। अवंतिका को अजीब तो लगा, पर जाने क्यों उसके अंदर एक सिरहन सी दौड़ गई। इससे पहले कि अवंतिका कुछ बोल पाती, लड़की ने अपनी उंगली उसके होठों पर रख दी और उसे चूमने लगी। अवंतिका की आंखें बंद हो चुकी थी। वो लड़की अवंतिका के जिस्म पर अपना कब्जा जमाई जा रही थी और अपने दूसरे हाथ से उसके बदन को निर्वस्त्र करने में लगी थी। अवंतिका का सीना अब लड़की के होठों की गिरफ्त में आ चुका था और अवंतिका जिस्मानी यौवन की इस घटा में किसी बादल की तरह उड़ रही थी। दोनों एक दूसरे की जवानी का रस पीने लगी। लड़की का एक हाथ अवंतिका की जांघों के बीच जा पहुंचा और अपना हक जमाने लगा। अवंतिका तो जैसे मदहोश ही हो चुकी थी। जो जवानी के बादल अभी तक उड़ रहे थे, वो अब बरसने को आतुर थे। लड़की ने बिना कोई वक्त गवाए अवंतिका को खड़ा किया और एक झटके में उसके सारे कपड़े उतारकर उसे पूरा निर्वस्त्र कर दिया। अगले ही पल लड़की की जीभ उसके हाथ की जगह ले चुकी थी कि तभी अचानक अवंतिका को महसूस होता है कि उसके गले में किसी ने कोई नुकीली चीज घुसेड़ दी। दर्द से अवंतिका चीख उठी। तभी दरवाजे को खोलते हुए डॉक्टर और अवंतिका के पिता पृथ्वीराज अंदर आए। अवंतिका ने पाया कि वो अपने सपने से हकीकत में वापस आ चुकी थी। डॉक्टर अरोड़ा लड़की की जांच में जुट गए। मैंने इसकी मरहम पट्टी कर दी है, बहुत ही जल्द इसे होश आ जाएगा। ये दवाइयाँ इसे टाइम से दे देना। अवंतिका अपने सपने में गुम थी। जी अंकल। डॉक्टर अरोड़ा वहां से जाने लगे। अरे इतनी जल्दी कैसे? पृथ्वीराज ने कहा। पिछले हफ्ते से मौतों के अजीबो गरीब मामले सामने आ रहे हैं। पोस्टमार्टम हाउस जाना है ऑटोप्सी करने के लिए। बात करते करते दोनों बाहर डॉक्टर की गाड़ी तक आ गए थे और अवंतिका किचन में चली गई थी कि तभी अचानक अवंतिका को किसी के चिल्लाने की आवाज आई। अरे कहीं उस लड़की को तो कुछ नहीं हुआ? अवंतिका ने जैसे ही कमरे के अंदर देखा, ये कहाँ गई, कि तभी उसकी नजर खिड़की पर खड़ी उस लड़की पर पड़ी। वो बाहर की तरफ देख रही थी। अवंतिका को बहुत अजीब लगा। तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। तुम्हें होश आ गया? तुम ठीक तो हो ना? और ये आवाज कैसी थी? उस लड़की ने एक झटके में पलटकर जवाब दिया। मुझे तो कोई आवाज नहीं आई। नहीं, पर मुझे तो। दोनों बातें कर ही रही थी कि तभी पृथ्वीराज अंदर आ गए। अरे तुम्हें होश आ गया बेटा, ठीक हो अब? अवंतिका की तरफ इशारा करते हुए पृथ्वीराज कहने लगे। ये मेरी बेटी अवंतिका है। तुमने अपनी जान पर खेलकर इसकी जान बचाई। हम सब हमेशा तुम्हारे एहसानमंद रहेंगे। वैसे तुम्हारा नाम क्या है और कहाँ से हो तुम? मेरा नाम माया है राजा साहब, और मैं अनाथ हूँ। ऐसा कहकर माया रुवासी हो गई। नहीं बेटे, ऐसा नहीं कहते, हम हैं ना। हाँ माया, आज से हम सब तुम्हारे अपने हैं। वैसे तुम इतनी देर रात मंदिर में क्या कर रही थी? वो मैं। माया जवाब देती कि इससे पहले नौकर खाना लेकर आ जाते हैं। ये सब बातें तो होती रहेंगी। अवंतिका, पहले इसे खाना खिला दो बेटा। जी पापा।
वहीं दूसरी ओर मुर्दा घर में शुभ का पोस्टमार्टम हो रहा था। उसकी रिपोर्ट पढ़कर डॉक्टर अरोड़ा हक्के बक्के रह गए। ये नहीं हो सकता, नहीं। अगर मेरा डर सही निकला तो फिर कयामत। डॉक्टर अरोड़ा सब काम छोड़कर अपनी सेल फोन के बटनों को तेजी से दबाते हुए वहां से निकल गए। वहीं पुलिस स्टेशन में बैठे आईजी सुरेश ने जब अपना फोन देखा तो डॉक्टर अरोड़ा के 12 मिस्ड कॉल्स थे। उन्होंने तुरंत कॉल बैक किया। हाँ भाई डॉक्टर, ऐसी क्या मजबूरी आ गई कि तूने 12 बार फोन कर दिया? ये सब बातें फोन पे नहीं करनी, जल्दी से हॉस्पिटल में आकर मिलो। सुरेश खुद ही ड्राइव कर अरोड़ा के अस्पताल पहुंच गए। क्या हुआ जो इतना अर्जेंट बुलाया? डॉक्टर अरोड़ा ने उसे कुछ कागज दिए। ये क्या है? पढ़ ले। ये तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स हैं। इसका मतलब वो वापस आ गई है। ओह माय गॉड। हाँ, अगर मेरा शक सही है तो फिर सच में भगवान को बुलाना पड़ेगा। डॉक्टर अरोड़ा ने सुरेश की बात का जवाब देते हुए कहा। लेकिन अचानक से कहां से अटपकी? यानी ये जो घाटी में कत्ल हो रहे हैं ये वही कर रही है। पर वो तो मर गई। डोंट फॉरगेट, हमें उसकी लाश नहीं मिली थी सुरेश। चिंता ना कर डॉक्टर, अगर वो आ गई है तो अब नहीं बचेगी। वैसे वो त्रिशूल है कहाँ जिससे हमने उसे मारा था? जवाब की तलाश में शाम को ही डॉक्टर अरोड़ा वहीं पहुंच गए जहां त्रिशूल था, यानी राजा पृथ्वीराज के घर। अरे डॉक्टर, आओ आओ। पृथ्वीराज ने कहा। कल शाम को सुरेश के घर एक मीटिंग रखी है। मीटिंग? किस बात की? पृथ्वीराज ने डॉक्टर से पूछा। अभी नहीं बता सकता, कल आना, सब मालूम हो जाएगा। कुछ देर बाद डॉक्टर ने दबी आवाज में पूछा। तुम्हारा वो त्रिशूल कहाँ है? कौन सा त्रिशूल? वही अभिमंत्रित त्रिशूल जिससे। राजा पृथ्वीराज के चेहरे पर डॉक्टर की ये बात सुनते ही बल पड़ गए। उन्होंने कहा, अंबिका? हाँ वही। उस त्रिशूल का क्या करना है? डॉक्टर ने दबी आवाज में पृथ्वीराज के इस सवाल का जवाब दिया। वो वापस आ गई है। ऐसा नहीं हो सकता, वो तो मर चुकी है। मैंने खुद उसे लहूलुहान होकर गिरते देखा है। पिछले दिनों जो भी लोग मारे गए हैं सभी की गर्दन पर दांतों और नाखूनों के निशान यही गवाही देते हैं कि ये उसी का काम है। वो हमें डराना चाहती है, वो हमारा ध्यान अपनी ओर खींच रही है पृथ्वीराज। लेकिन वो वापस कैसे आ सकती है इतना मुझे नहीं मालूम। मैं साइंस का आदमी हूँ। मुझे 23 साल पहले के पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स और अभी के पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स में 90% मेल दिखा है। मैं उसी के आधार पर यह बोल रहा हूँ। सुरेश का क्या कहना है इस मामले पर? बात हो गई है, कल वो भी आ रहा है मीटिंग में। वो त्रिशूल कहाँ है? शीतला माता के मंदिर के पुराने हिस्से में। कल उसे ले आना भूलना मत। अभी मैं चलता हूँ। और हाँ, इस बात की किसी को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर वो सच में वापस आ गई है तो उसे पता नहीं चलना चाहिए कि हम क्या सोच रहे हैं। राजा पृथ्वीराज को तो जैसे गहरा सदमा लग गया हो। वो वहीं सोफे पर धंस गए और धीरे धीरे बीते हुए वक्त में खोने लगे। आज से लगभग 23 साल पहले की बात है। पृथ्वी अपनी पढ़ाई पूरी करके अपने पिता का हाथ बटाने लगा था। राजा उग्र सिंह उस जमाने के जाने माने और बेतहाशा रईस राजा थे। उनका कारोबार इतना था कि अशर्फियां गिनने के लिए लोग लगाने पड़ते थे। लेकिन अचानक रईसी का वो सूरज ढलने लगा। एक फलता फूलता राज डर के आगोश में थक चुका था। नौकरों ने डर से बागानों पर जाना बंद कर दिया, क्योंकि पृथ्वीराज के ही एक नौकर की मौत उसके बागान के बीचों बीच बने एक तालाब में हो गई, जहां बहुत बड़े पैमाने पर मछली पालन होता था।
और उस दिन के बाद से वहां अजीबो गरीब घटनाएं होने लगी। कभी वहां कंकाल मिलते तो कभी किसी इंसान का खून। पूरी घाटी और आसपास के गांवों में उस तालाब में शैतानी राक्षस के होने की बात होने लगी। जब पृथ्वी को इस बात का पता चला तो उसे ये सब मनगढ़ंत कहानियां लगी और उसने सच्चाई जानने की कोशिश की। भोला कहाँ है? उसे बुलाओ। साहब भोला जी बागान गए हैं। इससे पहले कि पृथ्वी कुछ बोलता, बड़े भैया अनर्थ हो गया, अब कोई नहीं बचेगा। क्या राज था अंबिका का? आइए जानते हैं अगले एपिसोड में।